लेकर कौन सी पार्टी कौन सा फॉर्मूला अपनाने जा रही है, ये हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। सबसे पहले बात हम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, जहां आपको बताएं कि उपचुनाव में पीडीए के फॉर्मूले पर ही टिकट बांटने की बात कही गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। सामान्य सीट पर दलित नेता को इनकी तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं फैजाबाद फॉर्मूला गाजियाबाद सीट पर दोहराया गया है। जी हाँ, जिस तरह से पहली बार सामान्य सीट पर दलित चेहरा उतारा गया है, उसको लेकर वही फॉर्मूला अपनाने की बात हो रही है। और बसपा की अब बात कर लेते हैं। मायावती भी चुनावी रण में इस बार कूदी हुई हैं और उनका आज बयान भी आ गया। देखिए, उन्होंने कहा है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि लंबे समय से एक तरह से कहें सत्ता से बाहर रही हैं, ऐसे में बीएसपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। क्या रणनीति अपनाई है? 2007 के दलित ब्राह्मण फॉर्मूले पर लौट आई है बीएसपी और उसी को फॉलो कर रही है। टिकट बंटवारे में सभी जातियों का ध्यान रखने की कोशिश इस बार बसपा की तरफ से की जा रही है। आपको बताएं कि इसको लेकर विशेष फॉर्मूला भी तैयार किया गया है। बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी लोकसभा में जिस तरह से खराब प्रदर्शन हुआ, उससे सीख लेती दिखाई दे रही है, उससे लेसन लेती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने उपचुनावों में अपने कैडर पर विशेष फोकस रखा है। इस बार बिल्कुल भी कोई हिला हवाली ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। 4 सीटों पर पुराने कैडर को तवज्जो दी गई है, उन्हें इंपॉर्टेंस दी गई है। 4 टिकट के कैडर और 4 बाहरी को देकर एक तरह से बैलेंस करने की भी कोशिश की गई है। और ये बैलेंसिंग एक्ट कितनी ज्यादा फायदेमंद होगी, ये हालांकि वक्त बताएगा। लेकिन बहुत सारे जो दल हैं जो कहते हैं कि हम पिछड़ों के लिए राजनीति करते हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत कह रही है टिकट बंटवारे किए। लेकिन टिकट बंटवारे की सच्चाई क्या है, क्या असली आंकड़े? चलिए अब हम जल्दी से आपके सामने रख देते हैं वो आंकड़े। ये आंकड़े आपकी आंखें खोलने के लिए जरूरी है। बसपा की सबसे पहले बात करें तो ओबीसी को 3 टिकट दिया गया है, सामान्य को 4 और मुस्लिम 2 प्रत्याशी हैं मैदान में। एनडीए की बात करें तो ओबीसी समाज से 5 लोगों को टिकट दिया गया है, 1 दलित समुदाय के टिकट दिया गया है। वही सामान्य के 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 3 ओबीसी समुदाय से हैं जिन्हें टिकट दिया गया, दलित समुदाय से 2 हैं, मुस्लिम से 4 हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि किसने कितना टिकट दिया है और किस तरह से बातें शगुफे छोड़े जाते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई क्या है। अब इस बीच आपको बताएं कि तेजस्वी यादव भी इस जो पोस्टर वॉर की लड़ाई चल रही थी, बटेंगे कटेंगे की जो बात चल रही थी, उसको लेकर कूद पड़े हैं और उनकी तरफ से निराली ही बात कह दी गई है। क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। तो सुनने में नफरत भरा लगता है, पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहर ही उगलना इन लोगों का काम है। वो जहर उगलते रहे, हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जनता को जीत दिलाएंगे। ये सब केवल अब लोग ड्रामा नौटंकी इन लोगों का समझ चुके हैं। तो देख रहे हैं आप, जब इंडी के दल को समाजवादी पार्टी को काट नहीं मिला उस बयान का, तो आप तेजस्वी यादव बिहार से समर्थन कर रहे हैं। आखिर इंडी के सहयोगी हैं, कोशिश यही कर रहे हैं। हालांकि कितना फायदा होगा, जितने बयान समाजवादी पार्टी ने दिए वो देखने वाली बात होगी। और अब चलिए, उत्तर प्रदेश चुनाव की हमने बात कर ली, झारखंड चुनाव की बात कर ली, अब बात करते हैं यूएस इलेक्शंस की। जी हाँ, जहां ट्रंप और कमला हैरिस के बीच सीधा मुकाबला और ट्रंप ने हिंदुत्व वाला दांव खेल दिया। बात उसकी। आपको पता है अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में 2 प्रत्याशी हैं, कमला हैरिस हैं आप जानते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप हैं। दोनों से ही भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप ने एक तरह का ट्रंप कार्ड खेल दिया है। हिंदुत्व वाला ये ट्रंप कार्ड हिंदू वोटर्स को खींचने के लिए खेला गया है और कमला हैरिस हिंदूवादी मूल की होती हुई भी यहाँ पीछे जाती दिखाई दे रही हैं और ट्रंप कार्ड ट्रंप का चलता दिखाई दे रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए पहले आपको जानकारी देते हैं कि कैसे ये हिंदुत्व कार्ड फायदा देने वाला है ट्रंप को। चलिए जल्दी से आपके सामने जानकारी रखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा दांव खेला है ट्रंप ने जो सियासी तस्वीर बदलने वाला है।
बताते हैं आपको। दरअसल ट्रंप की नजर भारतीय मूल के वोटर्स पर है, एक अच्छा वोट बैंक है भारतीय मूल वासियों का वहां पर, और बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उठा दिया है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जो हो रही थी बांग्लादेश में, उसकी उन्होंने खुले मंच से निंदा कर दी है। ट्रंप के बयान का भारत में भी स्वागत हुआ है, और यही वजह कि जो भारतीय मूल के लोग हैं वो और जुड़ाव महसूस कर रहे हैं ट्रंप से। और ऐसे में हिंदुत्व का जो ये बयान दिया है ट्रंप ने, इससे सीधा फायदा डोनाल्ड ट्रंप को होता दिखाई दे रहा है। मिशिगन में बताया जा रहा है कि ट्रंप की तरफ आ गए तमाम जो वोटर्स पहले कमला हैरिस की तरफ हुआ करते थे, वो अब ट्रंप की तरफ शिफ्ट हो गए। डेमोक्रेट्स का जो पारंपरिक वोटर है वो शिफ्ट हो गया है, और इसका अंदाजा शायद कमला हैरिस नहीं लगा पाई है। रिपब्लिकन की तरफ शिफ्ट होते ही, पूरी तरह से स्विंग होते ही सब कुछ बदल जाएगा 5 तारीख को, ऐसा एनालिटिक्स कह रहे हैं। और भारतवंशी और अफ्रीकी अब ट्रंप का साथ देते दिखाई दे रहे हैं। आपको जरा दिखाते हैं कि किस तरह से ट्वीट किया था। आपको ये भी बताएं कि जो स्विंग हो रहा है, स्विंग किस तरह से हो रहा है, क्योंकि आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर ये पहले कहा कि बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इसकी इस तरह से वो पूरी तरह से निंदा करते हैं, और उसके बाद सब कुछ बदल गया उनके लिए। व्हाइट हाउस की तरफ उनका जो रास्ता है वो कैसे तैयार हो रहा है आपको बता रहे हैं। देखिए, जो स्विंग स्टेट्स हैं, कहा जाता है कि व्हाइट हाउस की चाबी इन्हीं स्टेट्स के जरिए मिलती है, और यहाँ पर एरिज़ोना का जो अभी आंकड़े आ रहे हैं, जो रिपोर्ट जहाँ पर मिली है उसके मुताबिक आपको बताएं 45.8 ही यहाँ पर कमला हैरिस की तरफ है। और दबदबा किसका दिख रहा है? आप देखिए, दबदबा आपको डोनाल्ड ट्रंप का दिख रहा है। 52.3% यहाँ पर समर्थन मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। जॉर्जिया में भी लगभग यही है, 47.6% लोग कमला हैरिस को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को 50.1%, यहाँ भी आंकड़ा ज्यादा है। मिशिगन की भी हम क्योंकि बात कर रहे थे, मिशिगन स्विंग कर रहा है, और यहाँ 48.2% ही कमला हैरिस के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं। 49 के करीब दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाते हुए। नेवादा में भी 51.5 के साथ डोनाल्ड ट्रंप ही लीड करते दिखाई दे रहे हैं। 46% पर सिमट गई हैं कमला हैरिस। वहीं आपको बताएं उत्तरी कैरोलिना में भी 50.5% पहुंच चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, यहां आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 47.1% पर है कमला हैरिस। पेंसिल्वेनिया ने भी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को ही सपोर्ट किया है। तो ये जो स्विंग स्टेट्स है, कहा जाता है कि ये सब कुछ तय करती हैं, और स्विंग स्टेट्स में पूरी तस्वीर यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आपको ये बताएं कि ये जो दोनों ही चेहरे हैं, इनमें से जो भी बनेगा वहाँ यूएस का राष्ट्राध्यक्ष, वो भारत के लिए मुफीद ही होगा, फायदेमंद ही होगा। लेकिन यहाँ पर अभी अपर हैंड डोनाल्ड ट्रंप का ही दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखा रहे हैं। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अपने आखिरी चरण में है। इस चुनाव में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। रिपब्लिकन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार है, जबकि डेमोक्रेट्स की तरफ से कमला हैरिस मैदान में है। पहली बार किस्मत आजमा रही है। अमेरिकी चुनाव पूरी दुनिया के लिए अहम होते हैं। भारत समेत पूरी दुनिया पर इन चुनावों के असर पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बार के चुनावों का भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत की बात करें तो अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी बेहतर हुए। न सिर्फ बाइडेन बल्कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ रिश्तों का बैलेंस बनाए रखा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चुनाव के बाद कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति बने, उसके साथ भारत के रिश्ते अच्छे ही रहेंगे। लेकिन मौजूदा हालात की बात करें तो कुछ जगहों पर दोनों के साथ ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भारत रूस के पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा है, जो अमेरिका को रूस यूक्रेन जंग के पहले दिन से ही पसंद नहीं आ रहा। इसके अलावा अमेरिका और भारत समेत दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन है। पिछले दिनों रूस की मध्यस्थता से चीन ने एलएसी पर अपने पांव पीछे खींचे हैं, जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ना तय है। बात अगर ट्रंप की करें तो ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भारत के विदेश व्यापार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप की व्यापार नीति भारत के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि ट्रंप की व्यापार नीति में संरक्षणवाद इतना हावी है कि इससे भारत के लिए अपनी अपेक्षाओं को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। भारत को अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है तो दूसरे देशों से व्यापार बढ़ाना होगा, जिसमें ट्रंप की नीतियां रोड़ा बन सकती हैं।
वही बात कमला हैरिस की करें तो भले भारतीय मूल की है, एक बार पीएम से मिल भी चुकी हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई खास केमिस्ट्री या दोस्ती देखने को नहीं मिली है। भारत के लिए चिंता की बात होगी कि क्या वो भारतीय मामलों में बाइडेन प्रशासन की नीति को आगे बढ़ाती हैं या कुछ नए फैसले लेती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करें, जहां आपको बताएं दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को महाकुंभ का दरअसल निमंत्रण देने पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी थोड़ी ही देर में मुलाकात हो सकती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गणेश, बताया जा रहा है जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, पूरी डिटेल दीजिए इस खबर पर। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में पहुंचे करीबन 1 घंटे से अधिक समय बीत गया। करीब 4:10 के आसपास उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन पहुंचते हैं और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये मुलाकात, देखिए, 3 मायने इसकी मुलाकात के निकाले जा रहे हैं। एक तो दिवाली के बाद पहली शिष्टाचार मुलाकात, साथ ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव है, साथ ही अगले वर्ष होने वाला जो महाकुंभ है उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसको लेकर यहाँ पर निमंत्रण देने के लिए पहुंचे। तो इन मुलाकात के लेकर 3 बातें सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से अब इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। उसके बाद देर शाम कहा जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात उनकी प्रस्तावित है। तो इन मुलाकातों का दौर चल रहा है।